शाही इमाम अहमद बुखारी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान या दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं। और अब की जो जुमा अभी निकल के गया है, इस जुमे के दिन उन्होंने एक स्पीच दिया, बयान दिया, और ये बयान कई मायने में बहुत दिनों बाद उनका इतना वोकल बयान था। उन्होंने तमाम इश्यूज पर बात करी है। आप पहले इस क्लिप को सुनिए। इस क्लिप को सुनने के बाद मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। अगर आप उन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करिए, अगर डिसएग्री करते हैं तो अपना भी आप नजरिया रख सकते हैं कि इस पर क्या नजरिया होना चाहिए, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी के बीच में बन सके। हम पहले इस बयान को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसकी छोटी सी क्लिप है और ये क्लिप मैंने जो है हिंदुस्तान लाइव नाम का एक चैनल है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और ये उन्हीं की क्लिप है। आप इस पहले क्लिप को देखें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। माजी में भयानक फसादात हुए, कत्ल गारतगरी हुई, नमाज पढ़ते हुए निहत्ती मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं, लातादाद मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन करके उस पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी उगा दी गई। आपको याद होगा मेरठ में ट्रक में भरकर मुसलमानों को नदी के किनारे ले जाया गया और उनके सीनों पर गोलियां मारकर उनको नदियों में बहा दिया गया। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों मासूम जाने तकसीम वतन की जिम्मेदार हुई, मगर उस वक्त भी नफरत का जहर मुल्क में नहीं फैला। एक वक्ती तौर से हालात खराब हुए, लेकिन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आज नफरत है, वो नफरत उस वक्त इतनी नहीं फैली थी। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बनाए गए, लिब्रान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना, श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इख्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुकद्दर बना दिए गए। आजादी के बाद वो तमाम तहफ्फुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। इन तहफ्फुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है? आपने क्लिप सुनी। इस क्लिप में इन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेस किया है। एक पॉइंट तो रेस किया है कम्युनल राइट्स का, कि किस तरीके से कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में लगातार होते रहे, और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि गोभी के पेड़ लगा दिए गए। ये एग्जाम्पल भागलपुर के दंगों का है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल उन्होंने इशारों में जो है मुरादाबाद के दंगों का दिया, मलियाना का उन्होंने जिक्र किया। ये वो सारे बड़े मेजर दंगे हैं जो हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में हुए हैं, जिनमें हज़ारों मुसलमान मारे गए हैं। ये एक फैक्ट है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, इन दंगों के बैकग्राउंड में अपनी बात रखते हुए ये कहा कि इन दंगों के बावजूद, जिनमें हज़ारों मुसलमान मारे गए, प्रॉपर्टीज उनकी जो है जलाई गई, लूटी गई, इसके बावजूद हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनके बीच में नफरत नहीं थी, खाई नहीं थी। एक बात उन्होंने ये उठाई है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुसलमानों का शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन्हें वोट बैंक बना दिया गया, और ये काम आज़ादी के बाद ही होता रहा। और कई कमीशन बनाए गए, जिसमें उन्होंने लिब्राहम कमीशन का जिक्र किया, इसी तरह से श्री कृष्णा कमीशन का उन्होंने जिक्र किया, जो कि बॉम्बे में जो कम्युनल राइट हुए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन
कमीशन के बाद उसके जो रिकमेंडेशन थी उसको उन्होंने बताया कि उसको लागू नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी हैं। अब इनके बयान को अगर हम एनालाइज करें, क्रिटिकल एनालाइज करें, तो आपको दो चीजें दिखती हैं। एक तो वो कांग्रेस के पीरियड को, क्योंकि कांग्रेस का ही पीरियड में सारे दंगे हुए हैं, एक तरफ वो कांग्रेस के इन कम्युनल राइट्स के दंगों के बावजूद उस पीरियड को ये बता रहे हैं कि वो दंगे होने के बावजूद भी वो दौर नफरत भरा दौर नहीं था। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उसी दौर में मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया, मुसलमानों को आज़ादी के बाद ही जो है किस तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश शुरू हो गई और मुसलमानों के साथ एक गैर बराबरी का सलूक चलता रहा और वो होता रहा। दो ये चीजें अब ये आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि वो आप जो बात कह रहे हैं वो बात आपस में ही टकरा रही है। अच्छा, अगर हम इन दंगों ही की बात करें, जो दंगे कांग्रेस के दौरे हुकूमत हुए, उन दंगों के चलते नफरत पैदा नहीं हुई, ये कहना थोड़ा सा हमको लगता है चीजों को सिंप्लीफाई करके देखने के जैसा होगा, क्योंकि उन दंगों ने ही वो बुनियाद रखी जिसके लिए आज आप नफरत देख रहे हैं। वो बुनियाद ही थी, वो छोटे छोटे बड़े बड़े जो दंगे हिंदुस्तान में लगातार आजादी के बाद हो रहे थे, उसके चलते एक ऐसी बुनियाद पड़ी जिसने धीरे 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 हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पैदा कर दी। और वो खाई, वो नफरत आज आपको नजर आ रही है, प्रैक्टिकल नजर आ रही है, तमाम अप्रोचेस में नजर आ रही है, आपको हर तरीके के बिहेवियर में नजर आ रही है, और आप उन दंगों को क्लीन चिट दे दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे हालात को बहुत ही सिंप्लीफाई करके देखने का नजरिया है, और कहीं ना कहीं आप उन दंगों को जस्टिफाई करके आगे के लिए भी एक इस तरीके का रास्ता ओपन करते हैं कि साहब ठीक है, बड़े दंगे कर लीजिए मगर नफरत ना हो। तो ये बात बहुत ज्यादा हजम नहीं होती है, बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होती है, इंटेलेक्ट को जो है अट्रैक्ट नहीं करती है। मेरा आत्मा ऐसा पर्सपेक्टिव है। दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना दिया गया। इस वोट बैंक को बनाया गया, इससे इंकार नहीं है, लेकिन इस वोट बैंक का जिम्मेदार बनाने का है कौन? क्या मुस्लिम कम्युनिटी इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या मुसलमानों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक बना दिया गया। अब वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, और ये मुसलमानों के साथ एक बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और फिर मुसलमानों के साथ लगातार एक नाइंसाफी का दौर शुरू हुआ। हम वोट बैंक बनने की बात पर ही सिर्फ एक पॉइंट उठाना चाहेंगे कि ये वोट बैंक क्या सिर्फ किसी एक पार्टी ने बना दिया, या मुसलमान भी इसके लिए, मुस्लिम लीडरशिप भी उसके लिए उतनी जिम्मेदार है? देखिए, अगर हम आज़ादी के 77 ईयर्स की बात करें तो लगभग 55-56 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है, और 20 साल आप ये कह सकते हैं कि गैर कांग्रेसी सरकारें हिंदुस्तान में रही। 10 साल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो गई, इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी जो सरकार थी वो भी 6-7 साल रही, फिर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार रही, चंद्रशेखर साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, इसी तरीके से आई.के. गुजराल साहब, एच.डी. देवगौड़ा साहब, ये सब भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, थोड़े थोड़े पीरियड के लिए रहे हैं, मगर इन सब का भी टाइम पीरियड है। और साथ ही साथ भी जनता पार्टी की सरकार रही 77 में, तो वो सारे टाइम पीरियड को अगर आप जोड़ लें तो 20 साल गैर कांग्रेसी सरकार रही है, और 55 साल आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कांग्रेस की सरकार है। तो इन 55 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। क्या इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? आजादी के बाद जब जमीयत उलमा हिंद का एक अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जमीयत उलमा ने कहा कि हम अपने को अब एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग करते हैं और अब हम अपना सोशल और एजुकेशनल वर्क करेंगे। आपने लीडरशिप को एक बारगी जो है रिमूव कर दिया। बाकी यहाँ पर कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर थे वो कांग्रेस के मुस्लिम फेस थे, वो मुस्लिम लीडर नहीं थे, वो कांग्रेस के मुस्लिम फेस थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ अलग अलग कम्युनिटी के फेस होते हैं, और आज भी हैं। आप देख सकते हैं किसी भी पार्टी में, आप इवन भारतीय जनता पार्टी में देखें, कहा जाता है ना कि साहब ये ओबीसी चेहरा है, ये मुस्लिम चेहरा है, शहनवाज हुसैन साहब मुस्लिम चेहरा है, मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम चेहरा है। तो ये कांग्रेस के उस दौर के जो भी लीडर थे वो मुस्लिम चेहरे थे। आप उनको मुस्लिम लीडर नहीं कह सकते, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर नहीं कह सकते। और कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर उभर करके भी नहीं आया कम्युनिटी से कि जो मुस्लिम लीडर होने का दावा कर सके, या जिसकी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर पकड़ हो या उसकी एक पहुंच हो। अब जो मुसलमानों की पहुंच थी वो तो मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसे सिंप्लीफाई वे में हम मदरसे कह सकते हैं, बड़े बड़े जो मदरसे थे या जो 2-3 बड़ी तंजीमें थी, उनके जरिए से मुसलमानों की वोट बैंक को की राजनीति की गई। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। क्या जमीयत उलमा हिंद ने कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटों के लिए एक तरीके से वोट बैंक का ही काम था वो, क्योंकि जमीयत तो शुरुआत में कांग्रेस के ही साथ थी। और आप इसी तरीके से देखें
चाहे वो नदवतुल उलमा रहा हो, वहां पर भी कांग्रेस के लीडर पहुंचते थे, मुलाकात होती थी, उसका कम्युनिटी में एक मैसेज जाता था, क्योंकि जो अपोनेंट पार्टी थी, जनसंघ थी, उसके साथ तो कोई मुस्लिम लीडर नहीं बैठता था। ये सारी वो फैक्ट हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कैसे वोट बैंक हमारे अपनी खुद रिलीजियस लीडरशिप ने भी हमको बनाया और कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमें मानना पड़ेगा। जब हम मान लेंगे तो इस गलती को सुधार लेंगे। इसी तरीके से चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो बरेली शरीफ हो, चाहे किचौचा शरीफ हो, हर जगह लीडर्स पहुंचते थे, चादर चढ़ाते थे, दरगाहों में जाते थे, मदरसों में जाते थे, जमीयत में जाते थे, पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक किसी पार्टी के साथ खड़े होकर के उनके बड़े जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके, इसी तरीके से रमज़ान की अफ्तार पार्टियों के आयोजन करके, उनको टोपी पहना करके, मुसलमानों का रुमाल उड़ा करके ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की जाती थी, आज भी की जाती रही है। आप देख सकते हैं जेडीयू में नीतीश कुमार को टोपी पहना दी जाती है, तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को जो है टोपी पहना दी जाती है। अभी जिससे पहले वाले मुख्यमंत्री गए हैं उनको तो नमाज तक में खड़ा कर लिया गया। ये वो पॉलिटिक्स थी जिसके चलते वोट बैंक मुसलमानों को बने, ये भी एक फैक्ट है। और आपको क्या मिला उसके बदले में? उसके बदले में एक दूसरी जमात थी जिसने आपके अपीजमेंट का नारा आप पर लगाया कि आपका तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन ये अपीजमेंट प्रैक्टिकल नहीं था, फिजिकल फॉर्म में नहीं था, मैटेरियलिस्टिक नहीं था, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं हो रहा था, आपकी बस्तियों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, स्ट्रीट लाइट भी आपके पास नहीं आ रही थी, आपके पास ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, गंदी गलियां बदबदा रही हैं आज भी बदबू से। ये आपका अपीजमेंट हुआ है। आपको एजुकेशनली बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया गया। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हरकत गाते हैं, उस कमेटी में ही आपको दलितों से नीचे बताया गया। क्या उसके जिम्मेदार हमारे ये इदारे नहीं है या इंस्टीट्यूशंस नहीं है? इस पर हमको भी तो गौर फिक्र करना होगा। और जो हमारे अपने इदारे रहे हैं, आप किसी भी मसलक के मुसलमान को देख लीजिए, क्या वो दोबारा, क्या कोई अगर हम दारुल उलूम देवबंद की बात करें तो क्या कोई वहां दोबारा मौलाना अशरफ अली आए? नहीं पैदा हुए। क्या कोई वहां पे दूसरा हुसैन अहमद मदनी आया जैसा ग्रेट फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, रिलीजियस हम पहचान पर उनकी बात नहीं करेंगे, हम उनके जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन जैसा नेशनलिस्ट, उन जैसा फ्रीडम फाइटर, उन जैसा पॉलिटिशियन कोई आया? नहीं आया। आप बरेली शरीफ में देखें, कोई दूसरा आला हजरत नहीं पैदा हुआ, नदवतुल उलमा कोई दूसरा अलीमिया नहीं पैदा हुआ, क्योंकि हमने अपने इदारों में कैप लगा दी। और जब हमने कैप लगा दी तो टैलेंट का फ्लो हमने रोक दिया, हम खुद ही किल करने लगे टैलेंट को। आज हम अपने अपने इदारों पर बिल्कुल एक जैसे होता है कि पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो अपने खानदान के लिए हमने वक्फ कर दिया एक तरीके से। और जो कम्युनिटी है वहां से जो टैलेंट आना चाहिए उसको रोक दिया है। और वो गरीब भी है, उसके पास इतना, क्योंकि बड़े इदारों को एक दिन में या किसी कम्युनिटी के किसी एक लीडर के जरिए से कायम कर देना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें उन पर भी बात करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम्युनिटी अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं होगी, वहां के इदारे, उनके अपने इदारे, इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होंगे। आप देखें, हर शहर में हमारी वो कम्युनिटी थी कि 100 साल पहले हर शहर में, 80 साल पहले, 75 साल पहले हर शहर में एक इस्लामिया आपको मिल जाएगा। लेकिन हर इस्लामिया की आप जाके हालात देख लीजिए, मैनेजमेंट कमेटी देख लीजिए, वहां के असातिज़ा को देख लीजिए, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस चीज पर जब तक हम अवेयरनेस नहीं लेकर के आएंगे, जब तक हम इस सोच नजरिए को नहीं बदलेंगे, दूसरों को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहेंगे, हमारी कम्युनिटी कभी भी अपने जो मकसद हैं उसको हासिल नहीं कर पाएगी। हमको अपने लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपनानी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी में एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे बंद हैं उनको ओपन करना पड़ेगा, और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब कम्युनिटी में यूनिटी होगी तो डेफिनेटली आप फिर इस कम्युनिटी के जरिए से देश में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलना शुरू हो जाएंगे। आप तो खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आप किसी एक इश्यू पर जो है सही तरीके से हम यूनाइट नहीं है, और हमें गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट आए, ये चीज गांठ बांध लेनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार आए, आपको सरकार से हमेशा कांटेक्ट में रहना है। आप सरकार के कांटेक्ट में रहें, सरकार से आप मिलते रहें, सरकार में अपनी बात पहुंचाते रहें, आप उनको बताते रहें कि आप गवर्नमेंट हैं, आप सरकार हैं, आप सबके हैं।
पार्टी आपकी अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे भी राष्ट्रपति हैं, आप हमारे भी गवर्नर हैं। हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपने ज्ञापन सरकार तक पहुंचाते रहें, कोशिश करते रहें, सरकार से मिलते रहें और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सेमिनार करते रहें, लोगों को अवेयर करते रहें। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे, और बुरा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि इसमें आपकी इन बातों से मैं डिसएग्री करता हूं या एग्री करता हूं। और थैंक यू सो मच।